सुंदरवन में दो चिड़ियाएं रहती थी, चिंकी और मिंकी। चिंकी का रंग लाल था तो मिंकी का रंग भूरा था। चिंकी और मिंकी दोनों सहेलियां थीं। वो एक ही पेड़ पे रहती थीं और दोनों साथ में ही खाया पिया करती और सोती थीं। चिंकी बहुत ही अच्छी थी, वो बहुत ही भोली और साफ दिल की थी। मगर मिंकी तो बदमाश थी। वो अक्सर चिंकी को परेशान करने की कोशिश करती थी। ऐसा करने में उसे बहुत मजा आता था। अरे मिंकी, मैंने यहाँ पे दाने रखे थे, वो दाने कहाँ हैं? मुझे मिल ही नहीं रहे। वो दाने तो मैं खा गई। तो फिर अब मैं क्या खाऊंगी? वो तो तुम जानो। लेकिन मिंकी, अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। तो सो जाओ, मैं क्या कर सकती हूँ। चिंकी और मिंकी हालांकि साथ में ही रहते थे, मगर मिंकी चिंकी से बहुत जलन रखती थी। पेड़ के बाकी पक्षी भी केवल चिंकी से बात करते थे। क्योंकि चिंकी बहुत ही अच्छी थी, इसलिए सभी उसके दोस्त बनना चाहते थे। मगर मिंकी बहुत बदमाश थी। वो बहुत परेशान करती थी दूसरे पक्षियों को, इसलिए दूसरे पक्षी उससे बात करने से भी कतराते थे। वो बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी। एक बार की बात है, चिंकी से मिलने उसकी कुछ सहेलियां उसके घर पे आई। सब बैठकर बात कर रहे थे और खूब हंस रहे थे। सारी सहेलियां आखिर बहुत दिनों बाद चिंकी से मिली जो थीं। मिंकी ने यह सब देखा और वह जलन से जल उठी। उसने सोचा, क्यों ना इनकी पार्टी को खराब कर दिया जाए। बस फिर क्या था, चिंकी ने जो अपनी सहेलियों के लिए खाने पीने की चीजें बना रखी थी, उन सारी चीजों में मिंकी ने कंकड़ पत्थर मिला दिए और चुपचाप से दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गई और तमाशा देखने लगी। हाँ, अब आएगा मजा। बहुत सामाजिक बनती है ना। अब जब इसके मेहमान भूखे पेट जाएंगे तो वो इससे बहुत नाराज होंगे और कभी इसके घर दोबारा नहीं आएंगे। अब मजा आएगा चिंकी को। चिंकी अपनी सहेलियों से बात करने के बाद उनसे खाने का पूछती है। बातें करते करते तो मैं तुम सबसे खाने का पूछने का भूल ही गई। तुम सब यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ खाना लेकर। इतना कहकर चिंकी घर की ओर जाती है और देखती है सारे खाने में कंकड़, पत्थर और मिट्टी पड़ी है। यह देखकर चिंकी के तो होश उड़ जाते हैं और वो मन ही मन सोचने लगती है, मैंने तो खाना ठीक ही रखा था, इसमें कंकड़, पत्थर और मिट्टी कैसे आ गई? खैर, वो बाहर आई और अपनी सहेलियों से बोली, मुझे माफ करना, खाने में पता नहीं कैसे कंकड़, पत्थर और मिट्टी गिर गई। प्लीज मुझे माफ करना। अगली बार मैं जब तुम लोगों को बुलाऊंगी तो बहुत सारी चीजें बना के मैं तुम लोगों को खिलाऊंगी। कोई बात नहीं चिंकी, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ चिंकी, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अच्छा चिंकी, अब हम चलते हैं। इतना कहकर उसकी सारी सहेलियां वहां से चली गई। चिंकी ये सब देखकर बहुत खुश हुई और उसने सोचा, आज मैंने चिंकी को सबक सिखा ही दिया। कुछ दिन बीत गए और एक दिन जिस पेड़ पे चिंकी और मिंकी रहा करते थे, उस पेड़ के नीचे एक शिकारी आया। शिकारी के पास जाल था और उसके हाथ में बहुत सारे दाने भी थे। उस शिकारी ने जाल बिछाया और दाना डाल दिया ताकि जब भी कोई पक्षी नीचे दाना चुगने आए तो इस जाल में फंस जाएं और शिकारी आराम से उनको पकड़कर अपने घर ले जा सके। यह देखकर मिंकी चिड़िया को लालच आ गई। उसने सोचा, अरे वाह, इतने सारे दाने, अब तो मैं मजे से इन दानों को खाऊंगी। वो दाना चुगने के लिए जैसे ही जाल पे उतरी, उसके दोनों पैर जाल में फंस गए और वो बुरी तरह परेशान हो गई। अब वो चाहकर भी उड़ नहीं पा रही।
वह जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। अरे कोई तो मुझे बचा लो, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, हे भगवान अब मैं क्या करूं? चिंकी चिड़िया ने जब यह देखा कि मिंकी चिड़िया परेशान है और शिकारी के जाल में फंस चुकी है, चिंकी चिड़िया ने बिना देर किए चूहे के पास जाके चूहे से बोला, चूहा भैया, मेरी दोस्त मिंकी शिकारी के जाल में फंस गई है। तुम जल्दी से चलो और उस जाल को काट दो, वरना शिकारी आएगा और मिंकी को ले जाएगा। फिर मैं किसके साथ खेलूंगी, फिर मैं किसके साथ बात करूंगी? चलो चिंकी, अभी चलते हैं। चिंकी चिड़िया चूहे को साथ लेकर आई। चूहे भैया ने वो जाल काट दिया और मिंकी चिड़िया फुर्र देनी से उड़ गई और शिकारी के आने से पहले मिंकी चिड़िया जाल से आजाद हो चुकी थी। अब चिंकी चिड़िया पेड़ पर बैठकर अपना काम करने लगी। मिंकी चिड़िया को बहुत शर्म आई और वो शर्म के मारे रोते हुए चिंकी चिड़िया से जाकर बोली, चिंकी तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हारे मेहमानों के खाने में जो पत्थर, कंकड़ और मिट्टी मिला था वो मैंने ही मिलाया था। कोई बात नहीं चिंकी, तुम मेरी दोस्त हो और गलतियां तो सबसे होती रहती है। और वो बात तो मुझे याद भी नहीं, मैं कब की भूल गई। इन सब चीजों के बाद मिंकी ने खुद को बदल लिया और वह चिंकी की बहुत अच्छी सहेली बन गई और दोनों एक ही पेड़ पर साथ रहने लगी। खूब मजे से खाते पीते, खेलते और सोते। एक बाघ था। वो जंगल में एक छोटी सी गुफा में रहता था। बाघ के साथ एक सियार भी रहता था। दोनों साथ में ही रहते थे। बाघ जब भी कोई शिकार करता तो उसमें से कुछ मांस सियार को भी दे देता, जिसको खाकर सियार का पेट भी आसानी से भर जाता और वो बाघ के साथ घुला मिला रहता। बाघ जो कुछ भी शिकार करके लाता वो अपने खाने के बाद सियार को भी बड़े प्यार से खिलाता था। ये बाघ और सियार की दोस्ती बड़ी अच्छी चल रही थी। एक दिन दोनों पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। अरे दोस्त, आज मेरा दौड़ने का मन नहीं कर रहा और भूख भी लग रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। धूप खिली हुई है और हवा भी कितनी तेज चल रही है ना। ऐसे में किसी ताजे जानवर का मांस खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसीलिए तो मैं भी कह रहा हूँ कि कुछ शिकार का प्रबंध किया जाए। मगर मेरा दौड़ने का मन नहीं कर रहा यार। तुम देखो, कुछ बुद्धि लगाओ। मगर शिकार करने के लिए दौड़ तो लगानी पड़ेगी बाघ राजा, वरना ऐसे ही शिकार नहीं मिलेगा। अरे मैंने तो सुना है तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है कि तुम कुछ ऐसा करो कि हमें दौड़ना भी ना पड़े और शिकार भी मिल जाए। ये कैसे संभव हो सकता है कि हमारा शिकार खुद चलकर हमारे पास आए? नहीं नहीं, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। अगर तुम चाहोगे तो कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लोगे। तुम कोशिश करो। आज तो मैं शिकार पर बिल्कुल नहीं जा रहा। दोनों के बीच ये मजेदार बातचीत चलती रही। बाघ कहता रहा कि मुझे शिकार यहीं पर चाहिए और तुम कुछ ऐसा करो जिससे शिकार खुद चलकर हमारे पास आ जाए। मगर सियार अपनी बात पर अड़ा था कि ऐसा तो होता ही नहीं कि शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आए। दोनों के बीच बातचीत चलती रही और अंत में सियार ने बाघ के पास से जाते हुए कहा,
फिर ठीक है बाघ राजा, मैं ही कुछ दिमाग लगाता हूँ, देखता हूँ आज क्या मिलता है। इसके बाद सियार वहां से चला गया और सीधे जा पहुंचा बारहसिंगे के पास। बारहसिंगे के पास पहुंचकर वो बोला, हार बारहसिंगा भाई, क्या हाल है? ठीक है सियार भाई, तुम कहाँ घूम रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था एक अच्छी खबर सुनाने। अच्छी खबर? भाई कैसी खबर? हमें भी तो बताओ। अरे तुम्हें पता ही नहीं, जंगल में हर किसी को पता है कि बाघ राजा तुम्हें मंत्री बनाने वाले हैं। अच्छा, पर मुझे तो पता ही नहीं। पर बाघ मुझे क्यों मंत्री बनाएगा? अरे बाबा, तुम्हारे इतने खूबसूरत सिंगों को देखकर उसका मन मोहित हो गया है तुम पर, इसीलिए वो तुम्हें मंत्री बनाना चाहता है। लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया। कोई बताएगा कैसे? मेरी तरह तुम्हारा कोई सच्चा दोस्त है यहाँ पर? मेरे तो तुम पक्के दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें ये खुशखबरी सुनाने चला आया। अच्छा, मगर मैं कैसे विश्वास कर लूं? बारहसिंगा भाई, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। बाघ राजा ने तुम्हें अभी बुलाया है, चलो वो तुम्हें अभी मंत्री बना देंगे। बारहसिंगा सियार की बात को सुनकर उसे सच मानते हुए सियार के साथ बाघ के यहाँ जाने लगता है। हालांकि रास्ते में बारहसिंगे के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, मगर सियार ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की होती हैं कि उनके सामने बारहसिंगा सब कुछ भूल जाता है। और फिर सियार थोड़ी ही देर में बारहसिंगे को लेकर बाघ के पास पहुंच गया। बाघ ने देखा तंदुरुस्त गठीले बदन वाला बारहसिंगा उसके सामने खड़ा है। बाघ चुपचाप उसे देखता रहा। फिर सियार ने बाघ से कहा, बाघ राजा, आपका मंत्री आपके सामने खड़ा है, इसे फौरन मंत्री घोषित करें। सियार की चालाकी बाघ समझ गया। उसने बिना एक पल की देरी किए तुरंत बारहसिंगे के पास आकर उसकी गर्दन को पकड़ लिया और उसको मार डाला। उसके बाद सियार और बाघ हमेशा की भांति बारहसिंगे के मांस को मिलजुल कर खा गए। एक लोमड़ी थी, वह बहुत ही चालाक थी। उसका नाम था मिक्की। जंगल के किसी भी जानवर को कोई भी परेशानी होती तो वह मिक्की के पास आता। मिक्की लोमड़ी बहुत ही समझदारी से हर बात का जवाब दे देती थी। एक बार की बात है, सोना नाम का बत्तख बहुत ही परेशान हो गया था। वह मिक्की लोमड़ी के पास आकर बोला, अरे मिक्की, मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ। मेरा बच्चा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर जाकर बैठ गया है और वो नीचे उतर ही नहीं रहा। मैं क्या करूं? मैं तो थक हार कर तुम्हारे पास आया हूं। तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे वो पेड़ से नीचे आ जाए। देखो सोना, अगर तुम्हें अपने बच्चे को पेड़ की डाली से नीचे उतारना है तो तुम नीचे से खड़े होकर एक चॉकलेट दिखाओ और उससे ये कहो, अगर वो नीचे आएगा तो तुम उसे ये चॉकलेट दे दोगे। सोना बत्तख को यह आइडिया बहुत पसंद आया। सोना बत्तख वहां से गया और उसने वैसा ही किया जैसे मिक्की लोमड़ी ने बताया था। सोना बत्तख ने पेड़ के नीचे खड़े होकर आवाज लगाई, बेटे ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ। अगर आप नीचे आएंगे तो ये चॉकलेट मैं आपको दे दूंगा। सोना बत्तख की आवाज सुनने के बाद उसका बेटा फटफट नीचे उतर के अपने पापा के पास आ गया। इस तरह से सोना बत्तख ने अपने बेटे को पेड़ की डाली से नीचे बुला लिया। मिक्की लोमड़ी के समझदारी के चर्चे पूरे जंगल में थे। सभी बात करते थे कि मिक्की लोमड़ी बहुत समझदार है।
वह हर समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देती है। एक बार की बात है, जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर प्लान बनाया और सबने मिलकर यह प्लान बनाया कि इस बार वो सभी मिलकर पिकनिक के लिए कहीं बाहर जाएंगे। नदी के उस पार एक बहुत ही सुंदर जगह थी, जहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए सभी तैयार हुए। मिक्की लोमड़ी, सोना बत्तख, टीना बकरी, मोनू खरगोश और चिंटू बंदर, यह सभी नाव में सवार होकर नदी के उस पार जा रहे थे। नाव जैसे ही बीच पानी में पहुंची, तब तक अचानक नाव में पानी भरने लगा। सभी जानवर और पक्षी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें यह मालूम हो गया कि थोड़ी देर में अब यह नाव डूबने वाली है। इसलिए सारे चीख पुकार मचाने लगे। सब यह सोचकर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि कोई उन्हें बचा ले। खरगोश और बंदर नाव में इकट्ठा हुए पानी को बाहर फेंक रहे थे, मगर वो जितना पानी फेंकते वापस उतना ही पानी भर जा रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था किस तरह से इस समस्या से छुटकारा पाया जाए और किस तरह से उनकी नैया पार लगे और वह सब डूबने से बच जाएं। बंदर और खरगोश जल्दी जल्दी पानी फेंकने में लग गए, मगर देखते देखते नाव का पानी बढ़ता जा रहा था। पानी तेजी से अंदर की तरफ आने लगा। मिक्की लोमड़ी ने थोड़ी देर सोचने के बाद नीचे की तरफ निगाह डाली। मिक्की लोमड़ी ने देखा कि नाव में एक छेद हो गया था, जहां से पानी अंदर की तरफ आ रहा था। मिक्की लोमड़ी ने बिना देर किए अपने हाथ को नीचे करके उस छेद को बंद कर दिया। छेद को बंद करने के बाद उसने नाव को तेजी से नदी के दूसरी तरफ चलाने को बोला। मोंटी खरगोश नाव चला रहा था। मोंटी के साथ साथ टिंकू बंदर भी नाव चलाने में उसकी मदद करने लगा। पानी अब नाव के अंदर नहीं आ रहा था, क्योंकि मिक्की लोमड़ी ने जो छेद था उसको अपने हाथ से बंद कर दिया था। थोड़ी ही देर में नाव दूसरे किनारे जा पहुंची। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली, क्योंकि सभी डूबने से बच गए थे। सभी मिक्की लोमड़ी की तारीफ कर रहे थे कि अगर मिक्की लोमड़ी ना होती तो उनकी जान नहीं बचती। अरे मिक्की, हम तो डर ही गए थे। हमने तो समझा आज हमारा आखिरी दिन है, मगर सही समय पर तुमने अपना ऐसा दिमाग लगाया कि हम सब बच गए। अरे नहीं भाई, ये तो मेरा फर्ज है। अगर मुझे कुछ गलत दिखा तो उसे ठीक करना मेरा धर्म है। कैसी बात करते हो तुम? हाँ मिक्की, टिंकू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर तुम ना होती तो हमारी आज जान ना बचती। चलो अब बातें बहुत हुई, अब खेलने चलते हैं। उसके बाद सभी जानवर अपने अपने घरों में चले गए और मिक्की लोमड़ी की समझदारी से सभी बहुत प्रभावित हुए। बच्चों, हमें भी इस तरह समस्याओं को नहीं देखते हुए समस्या की जड़ को देखना चाहिए, क्योंकि समस्या क्यों हुई है अगर हमें यह पता लग जाए तो हम समस्या को आसानी से दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें सकारात्मक सोच के साथ समस्या को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। किसी जंगल में एक तीनी चिड़िया अपने छोटे से बच्चे के साथ एक डाल पे रहती थी। वह अपने बच्चे के साथ हंसती खेलती और अपने बच्चे को दाने खिलाती रहती थी। वह यह सोचती कि जल्दी से मेरा बच्चा बड़ा हो जाए तो वह मेरी तरह उड़ने लगेगा।
उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वह खुद ही जाएगा और दाने चुग के ले आएगा। टीनी चिड़िया जिस पेड़ पर रहती थी उसके आसपास भी कई पेड़ थे, जिस पे बहुत सारे पक्षी अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। सभी आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे। बारिश शुरू हुई तो सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले गए। क्योंकि सभी पक्षियों ने बारिश शुरू होने से पहले अपना घोंसला बना लिया था, इसलिए उन लोगों को परेशानी नहीं हुई। सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाकर बैठ गए। टीनी चिड़िया भी अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठकर बारिश का आनंद ले रही थी। तभी वहां पर मंटू नाम का एक बंदर आया। वह बंदर बारिश में बुरी तरह भीग चुका था। वह इधर उधर कूद रहा था, इस पेड़ से उस पेड़ पर जा रहा था ताकि वो बारिश से बच सके। मगर बारिश क्योंकि इतनी तेज थी, वह कहीं भी अपने आप को छुपा नहीं पा रहा था। दूर से दौड़ते दौड़ते वह उसी पेड़ की डाली पर आ पहुंचा जहां पर टीनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी। टीनी चिड़िया को मंटू बंदर पर दया आ गई। टीनी चिड़िया ने मंटू बंदर से कहा, अरे मंटू भैया, तुम क्यों इधर उधर भाग रहे हो? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? बारिश का मौसम है, तेज बारिश हो रही है और मैं भीग रहा हूँ। इस वजह से मैं छुपने के लिए इधर उधर भाग रहा हूँ। मगर मंटू भैया, बारिश का मौसम शुरू होने से पहले तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेते? अगर तुमने अपना घर बना लिया होता तो तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती। तुम भी इस वक्त अपने घर में बैठे हुए होते, जैसे इस वक्त हम अपने घर में बैठे हैं। और मेरे साथ साथ यहाँ के सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए हैं। अरे टीनी चिड़िया, तू मेरा मजाक उड़ा रही है। तू बकवास कर रही है। तू क्या समझती है? तू बहुत ज्यादा होशियार है और मैं मूर्ख हूँ। अरे नहीं नहीं मंटू भैया, तुम तो खामखा मेरे पे नाराज हो गए। मेरे कहने का मतलब ये था कि हमें अपना काम समय से पहले कर लेना चाहिए, वरना समय आने पर पछताने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं होता। अरे टीनी, तू बहुत ज्यादा बकवास कर रही है। तो रुक जा, मैं तेरा अभी उपाय करता हूँ। वह बंदर गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में आकर टीनी चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। टीनी चिड़िया भी पेड़ की डाली पर आ गई और वह भी भीगने लगी। मंटू बंदर बहुत गुस्से में था। वह बुरी तरह टीनी चिड़िया के घोंसले को नोच रहा था। यह देखकर टीनी चिड़िया डर गई और अपने बच्चे को बाहर लेकर आ गई, जिससे वो दोनों भी भीगने लगे। मंटू बंदर के इस बर्ताव को देखकर सारे पक्षी डर गए कि कहीं उनका घोंसला भी मंटू बंदर ना तोड़ दे। मगर इससे पहले कि मंटू बंदर किसी और का घोंसला तोड़ता, सारे पक्षियों ने मिलकर मंटू बंदर पे हमला कर दिया, जिससे मंटू बंदर को डर के वहां से भागना पड़ा। उसके बाद टीनी चिड़िया को और उसके बच्चे को रिंकी नाम की चिड़िया ने अपने घोंसले में छुपा लिया, जिससे वह दोनों बारिश में भीगने से बच गए। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें मूर्ख को कभी भी उपदेश नहीं देना चाहिए। अच्छी बातें दूसरों को जरूर बतानी चाहिए, मगर उस इंसान को कभी नहीं बतानी चाहिए जो कि उसका गलत मतलब निकाल ले, वरना अच्छाई की राह बताने वाला अक्सर दुश्मन बन जाता है। इसलिए हमें भी किसी को सोच समझकर ही सलाह देनी चाहिए। एक पहाड़ पर
एक बाज रहता था। वो बाज दिन भर चुपचाप पहाड़ के ऊपर एक पेड़ पर बैठा रहता था। वो बड़े ध्यान से सभी जानवरों और पक्षियों को आते जाते देखता रहता था, और जो भी जानवर और पक्षी उसके शिकार करने लायक होते थे उन्हें वो झपट्टा मारकर पहाड़ से नीचे गिरा देता था। जब छोटे छोटे जानवर पहाड़ से नीचे गिर जाते थे फिर उन्हें उठाकर बाज आसानी से उन्हें खा जाता था, क्योंकि बाज के पंजों में दम होता है, इसलिए उसे ये करते हुए कोई भी परेशानी नहीं होती थी। बाज जिस पेड़ पर रहता था उसी पेड़ के बगल में एक पेड़ पर कौवा भी रहता था। एक दिन कौवे ने अपने मन में सोचा, अरे मैं तो इतनी मेहनत कर कर इतनी दूर जाकर अपने खाने का प्रबंध करता हूँ, और ये बाज ये तो यहीं पे बैठे बैठे किसी भी छोटे जानवर को पहाड़ से धक्का दे देता है, और जब वो गिर जाता है उसे आराम से खा लेता है। ये तो बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से तो इसे दूर भी नहीं जाना पड़ता है, और इसको इसका भोजन आसानी से ही आसपास में मिल जाता है। मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर बाज कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। चलो बाज से बात करते हैं। इस तरह से वो कौवा अपने मन में विचार करते हुए कि अगर बाज कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो बाज के पास बात करने के लिए चला गया। अरे बाज भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ कौवा, तुम कैसे हो? आज तो बड़े दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। बस आज तुम्हें शिकार करते हुए देखकर मैं बहुत खुश हुआ कि तुम किस तरह से अपना दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कितनी आसानी से शिकार कर लेते हो। तो मैंने सोचा कि आखिर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये शिकार क्या तुम ही कर सकते हो या मैं भी कर सकता हूँ। अरे कौवा, तुमसे ये शिकार नहीं हो सकता। देखो, मैं तुमसे शरीर में भी बड़ा हूँ और ताकतवर भी हूँ, और मैं तुमसे तेज उड़ान भी भर सकता हूँ। इसलिए मेरा काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तुम वजन में भी हल्के हो, इसलिए तुमसे छोटे जानवरों का शिकार नहीं हो पाएगा। अरे बाज भाई, तुम मेरा हौसला क्यों तोड़ रहे हो? मुझे पता है जब तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं कौवा भाई, कुछ भी कहना आसान होता है, करना नहीं। तुमसे छोटे जानवरों का शिकार नहीं हो सकता, वो तुमसे वजन में बहुत ज्यादा हैं। अरे छोड़ो छोड़ो, तुम मेरा हौसला तोड़ रहे हो। मैं कल तुम्हें यहीं पे इसी जगह एक खरगोश का शिकार करके दिखाऊंगा। तुम मुझसे जलते हो, इसीलिए तुम ये नहीं चाहते कि मैं शिकार करना सीख जाऊं। देखो कौवा, समझाना मेरा काम है, आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। इस तरह से कौवे और बाज के बीच में बहस हुई और कौवा वहां से उड़ गया। अगले दिन वो छोटे छोटे जानवरों के निकलने का इंतजार कर रहा था, ताकि छोटे जानवर जब वहां से निकले तो वो उन पर हमला कर सके। देखते ही देखते खरगोश का एक झुंड नीचे से जाने लगा। कौवे ने सोचा, मौका अच्छा है, इनमें से एक खरगोश को धक्का देकर मैं पहाड़ से नीचे गिरा देता हूँ। यही सोचकर कौवा आसमान में ऊंचा उड़ता गया, ताकि वो वहां से बहुत स्पीड में आकर खरगोशों पर हमला कर सके। कौवा बहुत ऊपर चला गया। ऊंचाई पे जाकर उसने तेजी से नीचे आना शुरू कर दिया।
कौवा तेजी से नीचे आने लगा और खरगोशों के झुंड के ऊपर बस जैसे टूटने ही वाला था। कौवे को अपनी तरफ आता देख खरगोश इधर उधर भागने लगे। कौवा, जो कि बिना आदत के इतनी तेज उड़ रहा था, इसलिए उससे अपनी स्पीड संभाली नहीं गई और उसकी चोंच पहाड़ के एक पत्थर से टकरा गई। इससे उसकी चोंच टूट गई और कौवा लहूलुहान हो गया। खरगोश भी इधर उधर भाग गए। तब बास ने कौवे को समझाया, देखो कौवा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, मगर तुम मुझे ही झूठा बोलकर अपना काम करने निकल पड़े। ऐसा नहीं होता, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। बास की बात सुनकर कौवा मन ही मन पछता रहा था और सोच रहा था कि अगर उसने बास की बात मानी होती तो शायद उसकी चोंच ना टूटती। बच्चों, हमें भी जीवन में कभी किसी को देखकर उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। नकल करने के लिए भी हमें दिमाग लगाना पड़ता है। हमें कभी भी अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा क्षमता रखने वाले इंसान की नकल नहीं करनी चाहिए, वरना कौवे की तरह हमारा भी नुकसान हो सकता है। मूसा एक बकरियों का व्यापारी था। वो बकरी के बच्चों को पाल पोसकर बड़ा करता था और उन्हें कसाई के हाथों बेच देता था, जिससे उसको बहुत सारे पैसे मिल जाते थे। कसाई ले जाकर उन बकरियों को काट कर उनका मांस बेच दिया करते थे और मूसा को पैसे मिल जाते थे। मूसा का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा था। मूसा के पास एक सुरेश नाम का नौकर था, जो कि बकरियों को चराने का काम किया करता था। सुरेश बकरियों के झुंड को लेकर दूर पहाड़ी तक जाता और सारी बकरियों को चराकर शाम तक वापस आ जाता था। यही हर रोज का काम था। एक दिन जब सुरेश बकरियों को चरा रहा था, तो उसमें से एक बकरी सुरेश के पास आई और उसने सुरेश से बोला, सुरेश, मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मूसा कसाई अब मेरे बच्चों को बेचने वाला है। अगर तुम मेरे बच्चों को बचा लोगे तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगी। मैं एक जादुई बकरी हूँ। मेरे बोलने से मेरे मुंह से सोने के सिक्के निकलते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों को बचाऊंगा कैसे? मूसा तो हर रोज बकरियों को गिनकर और उनके बच्चों को गिनकर वापस लेता है। वो तो मुझे मार ही डालेगा। तुम मेरे बच्चों को अपने घर छुपा दो और जब मुझे चराने लाना तो मुझे मेरे बच्चों से मिला देना। इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दूंगी। इतना कहकर बकरी के मुंह से सोने का सिक्का गिरा। सुरेश उन सोने के सिक्कों को लेकर बहुत खुश हुआ और वो उस बकरी के बच्चों को लेकर अपने घर चला गया। शाम को जब वो मूसा के पास वापस पहुंचा और उसे 2 बच्चे कम मिले, तो मूसा ने पूछा, अरे सुरेश, ये बकरी के 2 बच्चे कहाँ गए? क्या बताऊं सरकार, मैं इन सबको चरा ही रहा था जब तक शेर आए और 2 बच्चों को उठा ले गए। क्या बात करते हो? शेर ने तुम्हें क्यों नहीं खाया? बकरी के बच्चे को क्यों खाया? आप नाराज ना हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं इन सबको लेकर न भागता तो वो एक एक करके सबको मार डालता। मैं तो उस भूखे शेर से इन बकरियों और इन बच्चों को कैसे भी बचा कर लाया हूँ। ठीक है,
ध्यान रखना, आगे से बकरी का एक भी बच्चा गायब हुआ तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। जी ठीक है। उसके बाद वो बकरी सुरेश को हर रोज एक सोने का सिक्का देती थी और जब वो चराने के बहाने बाहर जाता तो उस बकरी के बच्चों को उस बकरी से मिला देता था। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा। एक दिन मूसा को सुरेश पर शक हुआ। बकरियों को वापस लाने के बाद जब सुरेश उस बकरी के पास बैठकर कुछ बातें कर रहा था तब मूसा छुपकर उसे देख रहा था। बकरी मैं करे जा रही थी और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरे जा रहे थे। सुरेश उन सिक्कों को लेकर अपने घर जाने की सोचता ही है कि मूसा उसे पकड़ लेता है। अरे कमबख्त, तुम मेरे साथ रह के मुझसे ही धोखा करता है। ये जादुई बकरी मेरी है और इससे सोने के सिक्के तू लेता है। उसने सुरेश को 2 थप्पड़ लगा दिए और सुरेश जोर जोर से रोने लगा। फिर उसने सुरेश को बोला, दफा हो जा यहां से और फिर दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, चोर कहीं का। फिर उसने बकरी से बोला, अरे बकरी, मुझे नहीं पता था तू जादुई बकरी है। तू सोने के सिक्के देती है तो तुझे सोने के सिक्के मुझे देने चाहिए। मूसा, मैं तुम्हें सोने के सिक्के क्यों दूंगी? तुम तो हमारे बच्चों को बेच देते हो। इससे हमारे बच्चे कट जाते हैं, मर जाते हैं। मैं तुम्हें सोने के सिक्के भला क्यों दूंगी? देख बकरी, ज्यादा जबान न चला। अब या तो तू मुझे सोने के सिक्के दे वरना मैं तेरी बढ़िया मटन बिरयानी बनाऊंगा। फिर तू किसी लायक नहीं रहेगी। मैं तुझे मार कर कल ही मटन बिरयानी बनाऊंगा। तू मुझे देती है सोने के सिक्के या मैं तेरी खाल खींचूं, तुझे मार डालूं। अरे वाह, तूने तो सुरेश को सिर्फ सिक्का दिया था, तूने तो मुझे इतने सारे गहने दे दिए। आज से मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मारूंगा। तू ऐसे ही मुझे सोने के सिक्के और गहने देती रहना। इतने में उधर से 4 पुलिस वाले जा रहे थे। उनको मूसा पर शक हुआ। वो इधर आए और उन्होंने मूसा से बोला, क्यों भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैं बस अपनी बकरी के साथ यहाँ पर बैठा हुआ था। ओए, मुझे तुझ पर शक हो रहा है। क्या कर रहा है यहाँ बैठ के अकेले में? तेरे हाथ में क्या है? ओए, तेरे से पूछ रहा हूँ, तेरे हाथ में क्या है? दिखा इधर, नहीं तो दूंगा 4 डंडे। चल दिखा, पीछे क्या छुपा रखा है? अब कुछ नहीं, ये बस ये मेरी बकरी जादुई बकरी है और ये सोने के सिक्के और गहने देती है। चल हट, तू मुझे बेवकूफ समझता है? हमें पागल बना रहा है? बेवकूफ कहीं का। बकरी दूध देती है, बकरी का मीट बनता है। बकरी कहीं सोने के सिक्के और गहने देती है? अरे नहीं सरकार, मैं सही बोल रहा हूँ, ये इस बकरी ने ही दिया है। अरे तेरी, ये तो वही गहने हैं जिनको हम कब से ढूंढ रहे हैं। ये तो चोरी के गहने हैं। कल ही तो मदन लाल की दुकान में चोरी हुई है। ये सारे गहने वहीं के हैं। ओहो, सही पकड़े। तो इसका मतलब चोर तुम ही हो। अब चल तू शराफत से बता, बाकी का माल कहाँ छुपा रखा है, वरना तेरी खाल खींच लूंगा। अब मैं चोर नहीं हूँ। मैं बस ये बकरी ने ये गहने दिए थे मुझे। हमें बेवकूफ समझता है? चल पकड़ रहे इसको, बिठा जीप में, चल के तोड़ेंगे पुलिस स्टेशन, सब उगल देगा ये। इसके बाद वो पुलिस वाले मूसा को उठाकर जेल ले गए और उन्होंने मूसा को खूब मारा। और इधर सुरेश वापस आकर उस बकरी के अलावा बाकी की सभी बकरियों को अपने साथ अपने घर ले गया। फिर बकरी और उसके बच्चे और बाकी सभी बकरियां भी सुरेश के साथ बहुत प्यार से रहने लगे। सुरेश ने सभी बकरियों से वादा किया, मैं तुम सबको कभी नहीं बेचूंगा।
मैं तुम सबको बड़े प्यार से रखूंगा, अपने परिवार की तरह।